जय हिंद। नमस्ते। आज हम लोग अपना ये एक छोटा सा सेशन है जिसमें हम लोग रिजर्वेशन को समझने वाले हैं कि रिजर्वेशन क्या होता है, रिजर्वेशन का जो असली मतलब है, क्या सार है रिजर्वेशन का। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है। क्लास 9th, क्लास 10th, 11th, 12th, इवनली ग्रेजुएशन भी हो जाती है तब भी रिजर्वेशन का मतलब नहीं जान पाते हैं। जो हम लोग के दैनिक जीवन में हम लोगों के अंदर इतनी मानवीय रूप से समझ होनी चाहिए कि व्हाट इज़ रिजर्वेशन। ठीक है, तो इसी के बारे में आज ये जो छोटा सा सेशन है इसमें हम लोग चर्चा करेंगे क्या है रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन का जो हिंदी मतलब है उसको कहते हैं आरक्षण। ठीक, आप लोग कभी ट्रेन पे गए होंगे तो ट्रेन से कभी आपने ट्रैवल किया होगा तो आप रिजर्वेशन कराते हैं। रिजर्वेशन का मतलब है कि उस चीज़ पे आपका अधिकार हो गया है ना, उसको कहते हैं आरक्षण। और रिजर्व्ड सीट को हम लोग कहते हैं आरक्षित सीट। समझे? तो रिजर्वेशन को समझने से पहले हम लोग जो एक रिजर्वेशन को समझने से पहले हम एक ये फ़ोटो लाए हैं। इसके माध्यम से शायद आप कुछ थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे। अगर मैं कहूँ कि कोई रेस हो रही है, ठीक, अगर मैं कहूँ कि कोई रेस हो रही है और एक पार्टिसिपेंट है ये उसेन बोल्ट, ठीक, और एक कोई भी व्यक्ति है, लेकिन कोई भी व्यक्ति एक्स वाई जेड है, ठीक, उसेन बोल्ट की जगह पे कोई भी स्वस्थ मनुष्य है, ठीक, रेसर है, ये भी रेसर है लेकिन इसका पैर टूटा हुआ है। पैर टूटा हुआ है या तो इसके रास्ते में बहुत सारे हर्डल्स हैं, कांटे बिछे हुए हैं, ठीक है, या तो आगे कीचड़ है, कीचड़ में इसको दौड़ाया जा रहा है। समझ रहे हैं ना? तो फिर अगर कहा जाए कि रेस में दौड़ो दोनों लोग तो कौन जीतेगा? ऑब्वियस सी बात है कि ये जीत जाएगा। ऑब्वियसली सी बात है ना कि ये जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके रास्तों के आगे कुछ है ही नहीं, सीधे दौड़ता चला जाएगा। लेकिन इसका तो पैर ही टूटा हुआ है ना, पैर टूटा हुआ है। चलो पैर टूटा हुआ है तब भी जज्बा करके आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन आगे बहुत सारे हर्डल्स हैं, बर्डन, हिंड्रेंस हैं इसके रास्ते पर, कांटे बिछे हुए हैं, या तो किसी ऐसी जगह पे जैसे कि दलदल में बोल दिया जाए कि कीचड़ में है ना, तो पहले उस कीचड़ से उसको बाहर निकालना पड़ेगा, है ना। तो रिजर्वेशन क्या करता है कि अगर कोई पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, ठीक है, और सबको बराबरी का अवसर दिलाने का काम किसका है? रिजर्वेशन का। सबको बराबर का जो अधिकार दिलाने का काम है वो किसका है? रिजर्वेशन का। इतना समझे? आई होप आप लोग इतना समझ चुके होंगे। और क्या आगे बताया गया है? इसके बाद आगे जो अपने यहाँ पर कास्ट सिस्टम है वो बहुत पहले के समय से ही, प्राचीन समय से ही जो हमारे यहाँ पे कास्ट सिस्टम चला आ रहा है, बहुत ही उस पर जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको बहुत सारी चीज़ें सफ़र करनी पड़ी हैं। ये सब चीज़ों को अभी हम आगे, जैसे कि मेन 4 कास्ट सिस्टम्स हैं जो जो जिनको हम लोग व्यवस्था, कास्ट सिस्टम को हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, जिसमें ब्राह्मण हैं और क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं और शूद्र हैं। किनको वर्गीकृत किया गया था? इनको मतलब इनको क्लासिफाइड किया गया था कि जो ब्राह्मण्स हैं इनका काम क्या है? इनका काम है एजुकेशन का, ये पढ़ाएंगे, ठीक है। ये पढ़ाने वाला काम जो है सारा किनका है? पढ़ाने लिखाने से सारा जो ज्ञान लेने का काम है, पूजा पाठ का सारा काम किनका है? ब्राह्मण्स का। देखो, प्रीस्ट एंड टीचर्स। और क्षत्रिय का काम क्या था? जो राजा हैं या जो वॉरियर्स हैं, जो राजा हैं और जो वॉरियर्स हैं। फिर वैश्य का काम क्या है? वैश्य का काम है बनिए का, व्यापार का, बिजनेस। व्यापार का काम किसका है? वैश्य का, ठीक। और वैश्य क्या? एग्रीकल्चरिस्ट एंड मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, ये सब हैं, ठीक। और जो शूद्र है, सबसे बैकवर्ड क्लास, जो शूद्र है वो सबसे बैकवर्ड क्लास का है। लेबर वर्कर, साफ़ सफाई और सेवा से जुड़े हुए जितने भी काम हैं, किसी का घर बनाना है या कहीं साफ़ सफाई का काम है समाज में, अगर मैं कैटेगराइज करना चाहूँ तो सबसे ज़्यादा जिसको प्रायोरिटी है वो है ब्राह्मण्स, ठीक। उनके बाद हैं क्षत्रिय, फिर क्या है? वैश्य। तो सभी का एक स्टैंडर्ड बता दिया गया है। और सबसे बिलो कास्ट कौन सी हैं? वो हैं शूद्र। समझ में आया? अभी हम इसके आगे भी जब पढ़ेंगे तो उसमें हम कौन कौन सी जातियां इनके अंदर आ रही हैं, समझ रहे हैं ना, ये हम पढ़ेंगे। तो अभी आप सोचोगे कि सर ब्राह्मण्स में कौन लोग आते हैं? क्षत्रिय में, वैश्य में, शूद्र में, सब चीज़ें कैटेगराइज की गई हैं। सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे, बस 5 मिनट और धैर्य बना के रुके रहिए। आप समझ गए ना? ब्राह्मण्स में सारे
जितने भी पूजा पाठ का काम है ब्राह्मण्स करेंगे, अध्यापक अध्ययन करने का काम किनका है, ये इनका काम है। और क्षत्रिय जी का काम क्या है, राजा, राजा का बेटा राजा वाला, ठीक, और वॉरियर्स एंड एग्रीकल्चरिस्ट एंड मर्चेंट्स। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे ऐसा नहीं है, प्रेजेंट टाइम पे स्किल देखी जाती है। अब वो समय नहीं ना जो राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा नहीं, वो पुराना कैलेंडर है। वैश्य, वैश्य क्या है, एग्रीकल्चरिस्ट, ठीक, सारा व्यापार से रिलेटेड जितना काम कौन देखेगा, मर्चेंट देखेंगे और वैश्य, जिनको हम लोग वैश्य। लेकिन हुआ क्या कि पहले क्या होता था, कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा बेस्ड था। बेस्ड का मतलब क्या था कि एक ही तरफ आधारित, कि ब्राह्मण्स को एजुकेशन का राइट है, लेकिन है ना, तो वहाँ पे जन्म से तय करते थे, मतलब बाय बर्थ तय किया जाता था कि आपको एजुकेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, है ना। अगर आपने ब्राह्मण्स के वर्ग में जन्म ले लिया तो आपको एजुकेशन का राइट है। क्षत्रिय में अगर आपने जन्म ले लिया तो आप वॉरियर बन गए, ठीक, किंग से किंग बन सकते हो। वैश्य में अगर बिजनेस तभी कर पाओगे जब वैश्य हो गए, शूद्र कर नहीं पाएगा। तो पहले ज़्यादा बहुत सिस्टम जो था बेस्ड था, ठीक। जो बैकवर्ड क्लास के लोग थे, जो निचली जातियाँ थीं, जैसे शूद्र हो गए और जो दलित, शूद्र और जो दलित वर्ग है, इनके साथ तो बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती होती थी। मतलब इनके पास नो एजुकेशन राइट, एजुकेशन को अगर मैं एडू लिख दूँ तो आप जानिएगा, एजुकेशन का कोई राइट नहीं। और जो सोसाइटी में कोई स्टेटस का कोई बात ही नहीं है, सोसाइटी में इक्वल स्टेटस का कोई बात ही नहीं। ऊपर से इनकी हीन भावना से इनको देखते थे। अच्छे कामों में बुला नहीं सकते हैं, टेम्पल्स में इनका जो एंट्रेंस था, एंट्री थी, वो भी बैन थी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सफ़र कौन कर रहा है, दलित वर्ग, ठीक है। और रिस्पेक्ट तो है ही नहीं, इनके रिस्पेक्ट इनको दी नहीं जाती थी, ठीक, रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी। आई होप अभी तक आप लोग इतना समझ चुके होंगे, ठीक। तो आगे चल के अभी हम लोग देखो, पहले क्या होता था कि ये जो ये अन्याय था हज़ारों वर्षों तक ऐसे चला रहा है कि जब पढ़ने का जो राइट है केवल ब्राह्मण्स को है, क्षत्रिय को है ही नहीं। तो जो निचले वर्ग के लोग हैं ना, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे सबसे दलित वर्ग सबसे नीचे है, इनको बहुत हज़ारों साल तक सप्रेस किया गया है, दमन किया गया है, इनका शोषण किया गया है। और आगे कौन बढ़े चले आ रहे हैं, इनके पास पैसा, इनके पास ज्ञान, इनके पास सम्मान, इनके पास रुतबा, इनके पास ऑरा, इनके पास सब। और जो क्षत्रिय हैं उनके पास भी है, क्योंकि वो किंग्स हैं, वॉरियर्स हैं, सम्मान इनके पास भी। वैश्य तो पैसा कमा ही लेगा, क्योंकि इनके पास इनका बिजनेस और मर्चेंट, एग्रीकल्चरिस्ट, ये सब है, ठीक। तो सबसे ज़्यादा कौन है, दलित वर्ग। तो इनको उठाने का, इनको इनके बराबर दर्जा दिलाने का जो काम करता है वो रिजर्वेशन, समझे। अभी आगे चल के भी और कैटेगराइज किया गया है, आगे चल के भी और देखो अभी बताएंगे। जैसे कि ये है, आप इसमें इसमें मुझको पेन चेंज करना पड़ेगा, 1 मिनट। आप ये बताइए, जैसे कि पहले के टाइम पे क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे ना, ब्रिटिशर्स के जो जाति भेदभाव है ना, जो जाति वर्ण, ये पहले थोड़ा कम था। लेकिन जो ब्रिटिशर्स हैं वो इनको पावरफुल बनाया कि जाति, कास्ट सिस्टम, ये सब, ठीक है। और हिंदू मुस्लिम में जितने भी ये जो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है, ये सबसे ज़्यादा किसने फैलाई, डिवाइड एंड रूल वाली ब्रिटिशर्स के द्वारा हिंदू मुस्लिम में लगाया। और फिर जान गए कि ये जो जाति में बट गए हैं, है ना, तो ये इनको यहाँ पे हराना बहुत आसान है, ब्रिटिशर्स, ठीक। तो कुछ रिफॉर्मर्स रहे, जैसे राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय के बारे में आपने क्लास 8 9 में पढ़ा होगा, राजा राम मोहन जी, ठीक है। और ज्योतिबा फुले जी, जिनकी वाइफ हैं आपने, ज्योतिबा फुले जी की वाइफ सावित्री बाई फुले, जिन्होंने पहला स्कूल बनाया था फीमेल्स के एजुकेशन के लिए। जब महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तब इन्होंने अपनी वाइफ को पढ़ाया था, जिनका नाम है सावित्री बाई फुले, है ना, सावित्री बाई फुले, समझे। और बहुत ज़्यादा लोगों ने इनका प्रोटेस्ट किया था कि क्या कर रहा हो भाई, अपनी वाइफ को पढ़ा रहा हो, महिलाओं को पढ़ने का राइट नहीं होता, ये सब फालतू की बातें। लेकिन इन्होंने कहा था नहीं, मैं पढ़ाऊँगा। और पढ़ाने के बाद और फिर इन्होंने इनकी वाइफ ने ही वो स्कूल खोला था, ठीक। राजा राम मोहन रॉय, ये सब क्या कौन है, ज्योतिबा फुले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन लोगों ने क्या किया है, समाज को सुधारने के लिए काम किया है। ईश्वर चंद्र, समाज को सुधारने का काम किया इन लोगों ने। बाल विवाह पर रोक लगाया,
ठीक है, कि बाल विवाह आप कर रहे हो। राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया था, सती प्रथा को बैन किया था। सती प्रथा 1828, सती प्रथा, पराठा लिख दिया, सॉरी, सती प्रथा। ठीक है, तो जब इन्होंने कहा था पहली बार कि जब कोई मर गया है अगर किसी का हस्बैंड, तो ज़रूरी थोड़े कि उसकी वाइफ कोई मार दो, उसको तो जीने का अधिकार है ना। आप मार दोगे तो उसके तो जीवन ख़त्म। तो इनको भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप ब्रिटिश कल्चर अपना रहे हो ये सब, लेकिन एट द एंड इन्होंने अबॉलिश कर दिया था 1828 में सती प्रथा को। ठीक है, ऐसे ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडो रीमैरिज एक्ट, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इन्होंने लाए थे कि कोई अगर विधवा है तो उसको फिर से शादी करने का अधिकार है ना। वो तो ऑब्वियस सी बात है, कोई मर गया है तो किसी ने जन्म साथ में नहीं लिया तो फिर मरने का क्या है ना, राइट है। विडो रीमैरिज एक्ट और बहुत सारे मतलब महिलाओं के लिए काम किया, और जो समाज के लिए जो भी काम हो सकता है वो काम किया। ठीक, अब आगे क्या बताया गया है, आगे हमें समझना पड़ेगा कि जो समाज सुधारक रहे, इन्होंने कहा था जितने भी ये लोग हैं, ये लोग जितने भी लोग हैं, ये इनडायरेक्टली ये मैसेज कर रहे हैं कि समाज में, सोसाइटी में सभी के लिए बराबर का अवसर होना चाहिए, सभी के लिए इक्वल स्टेटस होना चाहिए, सभी के लिए, समझ रहे हैं ना आप। और जब आज़ाद हुआ हम लोग का भारत, तब हम लोगों के टाइम पे क्या 1950 के टाइम पे क्या था कि जो हम लोग बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए थे आर्थिक रूप से, इकोनॉमिकली, और आर्थिक रूप से भी थे और सामाजिक रूप से भी पिछड़े हुए थे, है ना। तो यहाँ पे देखो दिखाया जा रहा है इस पिक्चर के माध्यम से, ये देखो ये ब्राह्मण है और ये शूद्र कम्युनिटी का लड़का होगा, तभी इससे क्या किया जा रहा है, झाड़ू पोछा जो भी है, ये गंदगी का साफ सफाई। ठीक है, और शैक्षिक रूप से आपको बताया ना कि पहले से ही अगर ब्राह्मण्स, हज़ारों साल से अगर ब्राह्मण्स को पढ़ने का राइट है, तो जो दलित वर्ग है उसको तो पढ़ने का राइट ही नहीं है ना। उसको तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद रिजर्वेशन मिला है, तब जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके बाद उनको पढ़ने का राइट मिला है, तब जाके वो समाज में एक इक्वल धारा में आ पाए हैं। आगे क्या बताइए, ये एक पिक्चर है जो ये डिनोट कर रही है कि कैसे जो दलित लोग हैं उनके साथ कितना अत्याचार किया जाता था। अच्छा, दलित लोग थे और दलित लोगों को बेसिकली सबसे ज़्यादा हीन भावना से देखा जाता था। और आप ये जानते होंगे कि जो रिज़र्वेशन है, ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है तब तक रिज़र्वेशन ज़िंदा है, क्योंकि जो रिज़र्वेशन है, जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं जैसे कि एससी है और एसटी कम्युनिटी एंड सम ओबीसीज़ के लिए एक मंडल कमीशन आया था, सॉरी बैकवर्ड क्लास के लिए एक मंडल कमीशन आया था, क्लास 9th में बताया गया है, जिसमें 27% रिजर्वेशन की बात करी गई है कि अगर सरकारी कोटे में या कहीं पे भी गवर्नमेंट जॉब है या कहीं पे एडमिशन हो रहा है तो वहाँ पे बैकवर्ड क्लास के बच्चों के लिए भी कोई ना कोई सीट होनी चाहिए। ये मंडल कमीशन ने जब वीपी सिंह की सरकार थी तब ये जो कमीशन था वो पास हुआ था। ठीक, तो 27% रिजर्वेशन, 27% रिजर्वेशन का मतलब ये है कि सपोज़ 100 पोस्ट की कोई जॉब निकलती है तो 100 का 27% कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं 200 की बात करूं, 200 की क्या, 1000 की बात करता हूं सीधे, अगर मैं 1000 की बात करता हूं, 1000 पद पे कोई नौकरी निकलती है तो उसमें जो 1000 का 27% कितना हो जाएगा, 270। तो ये जो 270 नौकरियां हैं ये बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्व रहेंगी, ये मंडल कमीशन ने कहा था, और ये 27% का रिजर्वेशन मिला है। ठीक है, हर एक चीज़ में आप चुनाव करेंगे, चुनाव में भी आप देखते हो कि कहीं पे एससी सीट है, कहीं पर एससी सीट है, कहीं पर एसटी सीट है, कहीं पर ब्राह्मण सीट है ना। आप जैसे कि लोकसभा की सीटें देखोगे तो लोकसभा की प्रेजेंट टाइम पे 550 सीटें हैं ना, प्लस जो एंग्लो इंडियन थी वो ख़त्म हो गई, तो 550 में से 131, 84 प्लस 47, 131 सीटें रिजर्व हैं बैकवर्ड क्लास के लिए, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए, एससी और एसटी के लिए। समझ रहे हो ना आप, यही रिजर्वेशन है कि हमें भी बराबरी का अधिकार मिल पाए। ठीक है, समझ रहे हो ना आप कि एक ही सोसाइटी का अगर डेवलपमेंट होगा तो जो बाकी के लोग हैं वो तो नीचे चले जाएंगे ना। एक ही को अगर आप हमेशा उठाते रहेंगे तो फिर गलत हो जाएगी नहीं, ये बात बताई गई है रिजर्वेशन में। ठीक है, फिर आप जातियों की बात करनी थी।
जैसे कि जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि जो जो एससी कम्युनिटी है, आप लोग पूछोगे सर एससी कम्युनिटी में कौन कौन लोग आते हैं। जो एससी कम्युनिटी है, एससी कम्युनिटी में जितने भी हमारे जैसे कि चमार लोग हो गए, चमार हो गए, वाल्मीकि हो गए, हाँ, जाटव हो गए। अच्छा, ये जो कास्ट है ये स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। हो सकता है कि अपने यहाँ वाल्मीकि हो और किसी के यहाँ वहाँ की जो निजी जाति हो उनको कंसीडर करता हूँ, समझ रहे हैं ना आप। और जो एसटी कैटेगरी वो लोग हैं जो जनजाति हैं। एससी का फुल फॉर्म होता है शेड्यूल्ड कास्ट। एससी का मतलब होता है शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट। और जो एसटी का मतलब होता है शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ट्राइब्स कहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे थोड़ा जो जंगल वाला एरिया होता है। कौन कौन सी जातियाँ हैं आपने एसटी कैटेगरीज में पढ़ी होंगी, जैसे गोंड है, एक गोंड जनजाति, एक संथाल है। संथाल जनजाति की ही वो हैं अपनी राष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम पे द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक। और भील जनजाति है, नागा है, बहुत सारी जनजाति हैं, ठीक है। तो ये सब आपको एमपी, झारखंड, उड़ीसा वाले रेंज में मिलेंगी। और एससी कम्युनिटी भी आपको मिलेगा, ठीक। और ओबीसी में आप पूछेंगे ओबीसी में कौन से लोग आते हैं, तो जो ओबीसी है, यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। जो ओबीसी वर्ग है, ओबीसी वर्ग में जैसे कि यादव, जो यादव कम्युनिटी है वो ओबीसी से बिलोंग करती है। जितने भी कुर्मी हो गए, कुर्मी में जितने भी आपको पटेल ये सब लोग हो गए, ये सब क्या हैं, ओबीसी में, ठीक। एंड कुछ लोग तिवारीज भी आते हैं। और जो जनरल कैटेगरी है उसमें ब्राह्मण्स आते हैं। जो जनरल कैटेगरी की है, जो जनरल कैटेगरी में सारे ब्राह्मण आते हैं, जनरल कैटेगरी में सारे ब्राह्मण आते हैं। अच्छा, अब आप ये बताइए कि ज़रूरी थोड़े ना है कि जो जनरल कैटेगरी का ब्राह्मण है वो अमीर ही हो या उसकी जो सिचुएशन है वो डेवलप्ड ही हो, है ना, नहीं भी हो सकती है ना। तो जनरल कैटेगरी में भी जो वीकर सेक्शन है, जनरल कैटेगरी में भी एक वीकर सेक्शन हो सकता है ना, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है ना। उन्हीं के लिए बनाया गया है ईडब्ल्यूएस। 103वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके थ्रू ईडब्ल्यूएस सेक्शन बनाया गया है। जो जनरल कैटेगरी में हैं, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लेकिन वो वीकर सेक्शन में हैं, कमज़ोर ग्रुप में हैं, तो उनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, ठीक। यहाँ पे शायद आप लोग समझ पाए हों। जनरल में सारे ब्राह्मण्स आते हैं, जितने भी ब्राह्मण्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और ओबीसी में यादव, क्षत्रिय और जो आप शायद समझ चुके होंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी क्या कास्ट है, ठीक है। एंड जो आरक्षण की बात है कि जो कहाँ कहाँ जो आरक्षण है कहाँ कहाँ मिलता है, जैसे कि एजुकेशन में जो आप कहीं पे पढ़ने जाएंगे या आप कहीं जॉब पे जा रहे हैं, है ना, तो सरकारी विभाग में हो गया, है ना, सब जगह। और ये जो रिज़र्वेशन मिला है किसके थ्रू, रिज़र्वेशन अगर है तो एक ही चीज़ पे डिपेंडेंट है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो गया तो रिज़र्वेशन ख़त्म, ठीक है। क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन ही मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन ही रोल प्ले करता है, ठीक। अगर संविधान ख़त्म तो सब कुछ ख़त्म, समझ रहे हो ना। नौकरी हो गई, राजनीति हो गई, पॉलिटिक्स, और जितने भी भेदभाव जहाँ जहाँ मौजूद हैं सब जगह पर अब आरक्षण की वजह से जो पिछड़ा वर्ग है उसको भी अपलिफ्टमेंट किया जा रहा है। समझ में आया। तो आप शायद समझ चुके हो कि रिज़र्वेशन का मतलब क्या होता है। रिज़र्वेशन का सिंपल से अगर मैं बोलूँ कि सभी को इक्वल चांस देना, सभी को बराबर का हक देना, इक्वल चांस देना हर एक चीज़ में, ठीक है, समझ रहे हो ना आप। अब अगर मैं जैसे कि मैंने पहले एक एग्जांपल बताया कि अगर सपोज़ दो लोग दौड़ रहे हैं, है ना, दो लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन एक बच्चे के लिए सीधी साफ रोड है तो दौड़ता चला जाएगा। लेकिन अगर एक बंदा है जिसका लंगड़ा है और उसके रास्ते में आगे बर्डन है, रास्ता ही नहीं साफ़ है ना, तो पहले उसको साफ़ किया जाएगा रास्ता। तो जो रास्ता साफ़ करने का काम है वो रिज़र्वेशन करता है कि इसको भी बराबरी का हक मिल पाए, समझ रहे हो ना आप। और जैसे कि वुमेन्स को भी आप जैसे रिज़र्वेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है। अब जैसे वुमेन्स के लिए भी 2023 में 33% रिज़र्व सीट्स का आया है 2023 में, ठीक है, कि जो 33% हैं वो वुमेन्स के लिए आरक्षित रहेंगी सीटें, ठीक, चुनाव में।
ठीक। तो शायद आप लोगों को इस सेक्शन में समझ में आया हो कि आरक्षण का मतलब क्या होता है। आरक्षण का मतलब क्या है, समाज में सभी को, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उसको भी बराबर का अवसर दिलाने का जो मौका है, उसी को हम लोग आरक्षण शब्द से जानते हैं। ठीक है। और ये जो संविधान है, ये हमारे जो भगवान हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इनके द्वारा लिखा गया है। अगर कुछ लोग इसमें हीरो बनने के लिए आएंगे कि वो बोलेंगे अंबेडकर जी ने नहीं लिखा है ना, तो जो डायरेक्टर होता है उसी की अगर कोई फिल्म होती है, तो फिल्म में अगर फिल्म फ्लॉप होती है या फिल्म हिट होती है, तो हम लोग डायरेक्टर को रोल देते हैं, है ना। तो ऐसे ही जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उनके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनकी वजह से आज गर्ल्स को अगर राइट मिल रहा है पढ़ने का, तो और गर्ल्स को अगर हर एक चीज़ में राइट मिल रहा है ना। तो आज के लिए इतना ही। अब अगर आप लोगों को और किस सेशन में किस बात में रुचि है, या जो आप एक ऐसा सब्जेक्ट जो आप पढ़ना चाहते हो, या कोई आपके पास डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अब अगला नेक्स्ट सेशन हम लोग हर वीकली में एक ऐसा लाया करेंगे जिससे आपका ज्ञान का स्तर बढ़ता रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।